साइंस चैनल को। ऑल राइट, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री से हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये केमिस्ट्री जो है आपको कहाँ कहाँ पे काम आने वाली है, किस किस चीज की हम बात करने वाले हैं, वो आज हम देखेंगे। तो ये जो केमिस्ट्री है बेटा, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, एट्थ क्लास का जब बच्चा होता है जो अभी नाइन्थ क्लास में शिफ्ट हुआ है, या फिर जो नाइन्थ क्लास का बच्चा है जिसका प्लान है कि वो टेंथ क्लास में जाके किसी ना किसी ओलंपियाड को क्रैक करने वाला है, जेएसटीएससी जो आजकल नाम चेंज होके एमवीपीपी हो चुका है, उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, या फिर जो बच्चे टेंथ में जाके एनटीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, रेगुलर लेक्चर्स होंगे आपके यूट्यूब के ऊपर, जो आपको डिटेल्ड हर एक चैप्टर की डिटेलिंग कराई जाएगी, चाहे वो किसी भी ओलंपियाड के लिए हो। आप एनएसओ की तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीएससी की, आप एनएससी जेएस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी आपको नाइन्थ और टेंथ का पूरा सिलेबस करना होता है बेटा जी। तो उसके लिए क्या है, ये नाइन्थ क्लास का चैप्टर है जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, तो ये आपको करना होगा, और इसी के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं नाइन्थ क्लास के चैप्टर से, चैप्टर 1। एट्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको ध्यान से देख सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो है आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको नाइन्थ क्लास का सिलेबस मिलेगा, जो कि नाइन्थ क्लास कहाँ पे काम आने वाली है आपको, यहाँ पे चैनल्स जो यहाँ पे काम आने वाली है आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन में। ऑलराइट, तो हम आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। क्योंकि एट्थ क्लास का जब बच्चा जब नाइन्थ में आता है तो पहली बार उसको टर्म इंट्रोड्यूस होती है, केमिस्ट्री पढ़ चुका होता है वो एट्थ क्लास में भी, बट उसको क्या करना होता है, पहली बार उसको केमिस्ट्री अलग से पढ़ाई जाती है। अलग से केमिस्ट्री जब उसको पढ़ाई जाती है तो अब हमें देखना होगा कि क्या क्या चीजें केमिस्ट्री में होती है, और एक्चुअल में केमिस्ट्री का मीनिंग जो हमारे लिए है वो क्या है, केमिस्ट्री क्या है, उससे शुरुआत करते हैं हम। क्योंकि ये एट्थ क्लास का बच्चा जब देखता है तो उसको पता चलता है कि केमिस्ट्री क्या है। तो उसके लिए बेटा, अगर हमारे पास नेचर में कोई भी मटेरियल, आप अपने आसपास देखिए, कोई भी मटेरियल आपको दिखता है, आप घर में बैठे हुए हैं, आप बाहर घूम रहे हैं, किसी भी चीज को आप देखते हैं, मैटर आपके आसपास कोई भी चीज देख रहे हैं, उन सब चीजों का अगर हम देखें कॉम्पोजिशन, कि क्या कॉम्पोजिशन होगा उसका, किस तरीके से वो चीज बनी हुई है, कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, या प्रॉपर्टीज। ओके, कोई भी आपके आसपास चीज है, उसका अगर आप देखिए किस चीज से बनी होगी, आपको हमेशा एक ध्यान में आता होगा ये किस चीज से बनी होगी, ये जो चीज है इसको हम कैसे, ये किन किन चीजों से मिलके बनी होगी, क्या क्या होगा इसके अंदर, और जिन चीजों से ये मिलके बनी होंगी वो कैसे दिखते होंगे। क्योंकि हम एटम्स मॉलिक्यूल से बहुत छोटी एंटिटीज हैं, इनको देख नहीं सकते, और एट्थ क्लास के बच्चे के लिए अभी ये नई टर्म्स होती है एटम्स मॉलिक्यूल। तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं उनसे शुरुआत करते हैं कि वो किस तरीके से बनी होंगी। आप कपड़े पहनते हैं, वो किस थ्रेड से बने होंगे। आपने एट्थ क्लास में पॉलीमर का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे आपने देखा होगा। ऑलराइट, आपके आसपास अगर आप मटेरियल्स देखते हैं, आप पानी पीते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, किस चीज से वो सभी चीजें बनी हैं, तो वो कॉम्पोजिशन जो है उसकी, उसके बारे में अगर जानते हैं, वो जो कॉम्पोजिशन है उसका स्ट्रक्चर, लाइक हम पानी पीते हैं, पानी सबको पता है H2O इज वाटर, और वो वाटर का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, कि वो किस तरीके से बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ। ओके, तो इन सब चीजों की स्टडी जो है वो हमारी क्या होती है, केमिस्ट्री है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं, कुछ चीजें चेंज होती है हमारे आसपास, हर चीज चेंज होती है विद टाइम। आप खुद को भी देखेंगे, विद टाइम आप भी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, नेल्स ग्रोथ करते हैं, हेयर ग्रोथ करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो एलिमेंट्स है कुछ डिके होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें जो है, जो अलग अलग टाइम पे अपने आप को चेंज कर लेती हैं, उनके पीछे भी एक केमिस्ट्री है। ऑलराइट, तो वो केमिस्ट्री भी हम पढ़ने वाले, कैसे कोई एक सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, जब वो अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसके अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। जब हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, दो चीजों को मिक्स करते हैं, कुछ नई चीज बनाई है हमने, कोई रिएक्शन करी है, हमेशा उसमें देखते हैं क्या नए चेंजेस आए हैं। तो वो सब चेंजेस को भी पढ़ना हमारा काम होता है केमिस्ट्री के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ से आई गेस आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि चेंजेस के बारे में पढ़ना है हमें, और कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हमें किसी भी चीज के पढ़ना है तो हम किसको देखेंगे, केमिस्ट्री देखते हैं।
ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। केमिस्ट्री जो है शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत केमिस्ट्री की कहाँ से करते हैं, क्योंकि नाइन्थ क्लास में हम डिफरेंट पढ़ते हैं केमिस्ट्री को अपना, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है मैटर, व्हाट इज मैटर, द चैप्टर नेम इज व्हाट इज मैटर। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन। उसने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ऑलराइट, कुछ जगह उसने घेरी हुई है, उसका कुछ मास है, उसका कुछ मास है। आपके आसपास आप चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें, हर चीज को रखने में एक जगह ऑक्यूपाई वो करता है, उसका एक वेट होता है। अगर वो चीज नहीं भी है, जैसे आपको हवा, एयर जो है वो दिखती नहीं है, यू कांट सी इट, बट उसका भी मास होता है ना, इजंट इट। देखते हैं ना, गैस सिलेंडर भी हमें किलो के भाव में मिलते हैं, है ना, उसमें भी क्या होती है, वेट होता है जब वो भरा होता है। तो गैसेस में भी मास होता है। तो आपके आसपास हर चीज जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, आपके आसपास जो देख पा रहे हैं, एवरीथिंग दैट यू कैन सी और दैट यू कैन परसीव बाय योर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से या कैसे भी आप किसी भी चीज को अगर देख पा रहे हैं अपने आसपास, या सेंस ऑर्गन से फील कर पा रहे हैं, लाइक एयर को आप देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, और उसमें मास भी होता है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो हर वो चीज जो आपके आसपास है, हर वो चीज मैटर है। ओके, मैटर जो है वो लिविंग भी हो सकता है, कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। मैटर क्या है, दोनों तरीके से हो सकता है, लिविंग भी एंड नॉन लिविंग भी हो सकता है। ऑलराइट, तो लिविंग स्पीशी हो या नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज मैटर। तो आपके आसपास एवरीथिंग इज मैटर फॉर यू। ओके, तो अभी क्या है, अभी जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको भी हम मैटर कहते हैं। अगर मान लो आपको कोई चीज फील हो रही है, आपने कहा कि सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं हम, है ना, बट उसको मेजर नहीं कर सकते आप, तो वो एक मैटर नहीं है। मतलब व्हाट इज नॉट अ मैटर, या फीलिंग्स डजंट मैटर। ऑलराइट, आपकी जो फीलिंग्स है वो मैटर नहीं करती हैं, योर फीलिंग्स डजंट मैटर। जैसे आपको भूख लगी है, ऑलराइट, यू कैन फील इट, आप उसको फील कर पा रहे हैं, बट यू कांट कन्वे इट टू समवन कि मुझे जो है 2 किलो भूख लगी है, यू कांट मेजर इट, है ना। आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे अभी 5 किलो गुस्सा आ रहा है, तुम सब पिटोगे मेरे से, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, है ना। तो हम ऐसी कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी अगर हमारे पास है, हम उसी को मैटर कहेंगे। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, किसी दूसरे को कन्वे नहीं कर सकते कि इसमें इतना अमाउंट है, वो मैटर नहीं है। तो योर फीलिंग डजंट मैटर टू एनीवन। आपकी जो फीलिंग है उसको वो किसी भी इंसान के लिए मैटर नहीं करेगी, अगर वो केमिस्ट्री पढ़ता होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में मैटर क्या है, केमिस्ट्री में मैटर एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ऑलराइट, तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम इसकी मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उससे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑलराइट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वेद साइंस यहाँ पे आपको हर ओलंपियाड के लिए यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, रेगुलर कोर्सेज मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं करने वाले हम कि एक वीडियो डाल दी, 2 वीडियो डाल दी, उसके बाद नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा यहाँ पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे सीरीज स्टार्ट हो गई है ओलंपियाड के लिए, ऑलराइट, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं रेगुलर। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की। हमारे आसपास जो चीज है, हर वो चीज मैटर तो है, बट उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो मैटर क्या है, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, और उस स्पेस को क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम। ऑलराइट, तो मैटर ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको क्या कहते हैं कि इसमें इतना वॉल्यूम है। जैसे एयर है, एयर के लिए एक बात बोली जाती है कि उसको जिस भी कंटेनर में डालो वो उसी कंटेनर को पूरा घेर लेती है। तो एयर का वॉल्यूम अगर हम बोलेंगे तो क्या होएगा कि जितना एरिया उसने कवर किया है, बट उसने तो पूरा ही, लेट्स से अगर हम एक बॉक्स में एयर डालते हैं तो उसने पूरा बॉक्स ही कवर कर लिया, तो उसका वॉल्यूम जो है वो बॉक्स के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैटर क्या है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है उस मैटर ने, उसका वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। ओके, मैटर कैन बी परसीव्ड बाय टच, टच से भी हम फील कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कैन बी मेजर्ड बाय मास एंड वेट। ओके, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि मैटर की जो क्वांटिटी है, स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। उस स्पेस के अंदर कितनी क्वांटिटी है, अगर हम एयर की बात करें तो वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, ऑलराइट, बट उसमें उसकी कितनी क्वांटिटी है, कम है या ज्यादा है, वो क्वांटिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी हम मेजर करेंगे 2 टर्म्स में, मास और वेट। मेजरली केमिस्ट्री में हम मास की बात करते हैं, अदरवाइज फिजिक्स में आप देखेंगे किसी भी चीज की क्वांटिटी जो है वो वेट में मेजर की जाती है। ऑलराइट, तो मास और वेट में डिफरेंस क्या है,
और ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है, आपको पता है इस डिफरेंस का, बट एक बार आप देखेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर रिप्रेजेंट्स इट्स मास, कि एक मैटर की कितनी क्वांटिटी वहां पे अवेलेबल है, एक्चुअल क्वांटिटी जो वहां पे है उसको हम मास कहते हैं। बट अगर वो क्वांटिटी पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेट। तो फिजिक्स में यूजुअली हम जब डील करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स में डील करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए डील करते हैं, तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगता है, इसलिए वहां पे वेट की बात करते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से हम डील करते हैं, राइट। छोटे छोटे पार्टिकल से डील करते हैं तो उसमें अगर हम ग्रेविटी को एक्सेप्ट एक्सक्लूड भी कर देते हैं तो भी वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी केमिस्ट्री में बात होती है हम वहां पे मास बोलते हैं, ना कि वेट, क्योंकि यहाँ पे वेट की ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारे पास सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है इसका, जो मास है बहुत नेग्लिजिबल है, उस पर ग्रेविटी लगे ना लगे कोई हमारे को ज्यादा फर्क नहीं डालता है, ठीक है। तो क्या रीजन है कि हम केमिस्ट्री में मास यूज करते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटी क्वांटिटीज से डील कर रहे हैं। एटम अगर आपको पता हो, जो छोटी चीज होती है, सबसे छोटी चीज होती है जिससे हर एक मैटर मिलके बना है, ऑलराइट, तो वो जो चीज है बहुत छोटी है, उसका साइज अगर आप देखेंगे जाके नैनोमीटर में, राइट। तो इतने छोटे साइज के ऊपर इतने छोटे मास, नेग्लिजिबल मास बोलेंगे उसको, अगर नेग्लिजिबल मास से ग्रेविटी को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी वहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला डिफरेंट, ओके। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम केमिस्ट्री में यूजुअली क्या करते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, इसलिए वहां पे मास यूज करते हैं। अदरवाइज हम दोनों कर सकते हैं, किसी भी मैटर का अमाउंट जब हम देखेंगे लार्ज स्केल पे, अभी हम जो बात करें मैटर की बात कर रहे हैं, ओके, तो मैटर का जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम वेट यूज करते हैं, और जब हम एटॉमिक लेवल पे आके बात करेंगे, ओके, आगे चल के हम एटॉमिक लेवल पे डील करेंगे केमिस्ट्री में चीजों को, वहां पे हम मास यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो एक थ्योरी है ये, जो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है, जिससे हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमने अपने आसपास चीजें देख ली उन्हीं की तो स्टडी करना केमिस्ट्री है, उन्हीं को तो जानना है। अब हमें हमने क्या किया, केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हमने देखा कि हमारे आसपास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अपने आसपास देखेंगे दीवारें हैं, ठीक है, एसी लगा हुआ है, पेन है, लैपटॉप है, फोन है, जो भी आपके आसपास है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इनकी कॉम्पोजिशन जाननी है हमें, कैसे ये मिलके बने होंगे, ओके, कैसे इनके स्ट्रक्चर्स होंगे, ये सारी चीजें, यही तो केमिस्ट्री है, यही हम पढ़ने वाले। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो हमें मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, किससे मिलके बना है। कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर हमें देखना है कि मैटर किस चीज से मिलके बना है। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जैसे कि हम एक दीवार की बात करते हैं, एक दीवार किससे मिलके बनी होती है, ब्रिक्स से मिलके बनी होती है, वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से मिलके बनी है, वो ब्रिक्स किससे मिलके बनी है, वो कंक्रीट से मिलके बनी है। कंक्रीट में भी देखेंगे तो बहुत पाउडर फॉर्म में कंक्रीट आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हम देखें कि कोई भी लार्जेस्ट अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी रखी है तो वो भी अगर देखेंगे तो किसी ना किसी एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी से मिलके बनी है, जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, ओके। तो क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर क्या है, मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल्स हैं बेटा, ये यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि पार्टिकल्स कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, ओके। तो केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो पार्टिकल्स क्या क्या है, अब जैसे दीवारों की बात करी तो वो ब्रिक्स से बन गया, कंक्रीट से बन गया, बट और भी अगर हम माइक्रो लेवल पे आएंगे तो वो कंक्रीट किससे मिलके बना है। तो वहां पे कुछ क्वांटिटीज है जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं एटम, एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो जब भी हम पार्टिकल की बात करते हैं हम इन तीन स्पीशी की बात करते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, मेजरली, ओके। मेजरली हम बात करते हैं कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलके ही कोई चीज हमारी बनी हुई, ऑलराइट। नेक्स्ट जो चीज है कि अगर मान लो हमें एक वॉल को बनाना है और हमारे पास ब्रिक है, उसकी एक स्मॉल यूनिट मान के चलते हैं हम, अब उस ब्रिक को हमें अरेंज करना होगा और हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस ब्रिक को कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब मैटर बन रहा होता है तो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम उनको अरेंज करते हैं, ओके। तो हम ये हमारे ऊपर सॉरी डिपेंड नहीं करता, ये ऑलरेडी फॉर्म्ड है। अगर कोई मैटर की बात करते हैं तो उसको हम नहीं करेंगे, ब्रिक अगर हमें लेके वॉल बनानी है तो हम डिसाइड कर सकते हैं, बट ऑलरेडी कोई मैटर फॉर्म है, अब हमें उसको स्टडी करना होगा कि यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। बहुत सारे पार्टिकल्स तो हमने इकट्ठे कर लिए, यानी कि बहुत सारे एटम्स तो ले आए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो ले आए, हमने मान लिया कि हर एक चीज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी,
बट आगे क्या, जब हम उनको अरेंज करते हैं, उनको इकट्ठा करके रखते हैं, उनको एक साथ रखते हैं एक नई चीज बनाने के लिए, एक माइक्रो चीज बनाने के लिए, ओके, सॉरी मैक्रो चीज बनाने के, तो क्या करते हैं, हर पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई स्पेस होता है, ठीक है। और ये जो स्पेस है, इसी के ऊपर जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स हो जाते हैं। तो कैसे होगा, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट देयर एग्जिस्ट अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ओके। वहां पे क्या होता है कि हमेशा हम कुछ भी कोशिश करके, कितना भी करके, दो पार्टिकल्स को पास पास रखने की कोशिश करेंगे, तो उनके बीच में हमेशा एक स्पेस होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है, पहली बात कही इन्होंने कि मैटर की जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और अब वो छोटे छोटे पार्टिकल जब स्पेस में अरेंज होते हैं, तो उनके बीच में खाली जगह होती है थोड़ी थोड़ी, यानी कि स्पेस होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलेंगे बेटा जी, उसको हम बोलेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। ऑलराइट, तो इंटर पार्टिकल स्पेस हमें पता चल गया है कि दो जो पार्टिकल्स है उनके बीच का स्पेस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय मैटर, कि मैटर जो है वो क्या करता है, एनर्जी पोजेस करता है, ओके। तो मैटर जो है एनर्जी पोजेस करता है, मतलब क्या, इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल अगर नेचर में है, मतलब आपके आसपास जितनी भी चीजें रखी हुई हैं, वो एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और वो पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। गैस के पार्टिकल की एनर्जी तो आपको फील होती होगी, क्योंकि गैस तो क्या, गैस तो फ्लो करती है, गैस तो आपको फील होती है कि ये मूव कर रही है, मोशन में है। लिक्विड भी आपको कहीं ना कहीं फील होता होगा कि ये भी, इसके भी जो पार्टिकल है वो मोशन में है, लिक्विड भी फ्लो करता है ना। आप कैसे कैसे देख सकते हैं कि लिक्विड का पार्टिकल, लिक्विड फ्लो करता है, आप बोलेंगे कि नहीं, जब तक ग्लास में पानी रखा हुआ है भर के, तब तक वो फ्लो नहीं कर रहा, जब आप उसको गिराएंगे तभी वो फ्लो करेगा। क्या ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना पानी का, ओके, उसके अंदर एक कलर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लिक्विड की, कोई कलर्ड लिक्विड की एक ड्रॉप डालना, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। कैसे डिसॉल्व हुई, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो खुद ही अंदर क्या है, मोशन में है। आप उसके अंदर कलर ड्रॉप्स डालते जाएंगे, आप स्टर भी नहीं करेंगे, तब भी वो अपने आप विद टाइम डिसॉल्व हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, चाहे आप उसको हिलाओ या नहीं हिलाओ। अब बात आती है सॉलिड्स की, है ना, कि आपके आसपास जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सॉलिड हैं, जो कभी मूव करते देखे ही नहीं है आपने, जो आपका बेड पड़ा हुआ है सदियों से एक ही जगह पे, आपकी चेयर्स पड़ी हुई, जब तक आप उसको नहीं हिलाएंगे वो नहीं हिलेगा, ठीक है, और उस पे तो ड्रॉप डालने पे डिसॉल्व भी नहीं होगी। तो कैसे, आप आपने देखा है बेड पे आपने बिस्तर लगाई हुई है, आपके बिस्तर डिसॉल्व हो गए बेड के साथ, ऐसा तो नहीं हुआ, तो सॉलिड तो कभी डिसॉल्व होते ही नहीं है ना। आपने टेबल पे अपना फोन रखा हुआ, फोन डिसॉल्व हो गया, नहीं होगा डिसॉल्व, क्योंकि दो दो चीजें ये ऐसी हैं जो डिसॉल्व नहीं होंगी, इनके तो पार्टिकल मोशन में नहीं है। तो अब मैं इसके लिए कैसे कह सकती हूँ कि इसके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी है और इसके पार्टिकल भी मोशन में रहते हैं हमेशा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि जो सॉलिड्स, जो ऐसे ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं करते, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, उनके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पे। लेट्स से आपको बांध दिया जाए चारों तरफ से और आपको दीवार पे बांध दिया, बिल्कुल आप अपने हाथ पैर नहीं हिला पाएंगे, आपको एक जगह बांध के रखा है, ठीक है। तो यही करना चाहिए वैसे, है ना, लॉकडाउन में जिस तरीके से लोग बाहर जा रहे हैं उनको बांध के रख देना चाहिए, है ना। ऐसा कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, आपको बांध के रख दिए गए, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको बांध दिया जाए तो, आपको बांध दिया तो आप उसी जगह पे वाइब्रेट तो कर सकते हैं। वाइब्रेट करना मतलब अपने हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, गर्दन मुंडी हिला सकते हैं आप में, तो आप मूव कर सकते हैं। वही होती है पार्टिकल की वाइब्रेशन भी। जब एक पार्टिकल चारों तरफ से बंधा हुआ है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, और तब उसके अंदर, मैं कह रही हूँ एनर्जी है, अभी भी उसके अंदर एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी कैसे पता चलेगी, क्योंकि वो अपने उस पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। ऑलराइट, तो हमने देख लिया सॉलिड के पार्टिकल मोशन में होते हैं, कैसे, वाइब्रेशन से। लिक्विड के पार्टिकल और गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, लिक्विड तो बहता है, हवा भी बहती है। ऑलराइट, तो ये जो एनर्जी है ये हमारे पास दो तरीके की हुई, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, टू टाइप ऑफ एनर्जीज आर देयर। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी पार्टिकल के मोशन के लिए, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी एनर्जी है, वो कोई भी पार्टिकल अगर अपनी जगह पे रखा हुआ है, उसके अंदर एनर्जी पोजेस्ड है, वो है
वहां पे पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो भी रैंडम मोशन में होते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और ऐसे पार्टिकल जो रैंडम मोशन में नहीं होते, एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, वहां पे होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गई हमारे पास दो टाइप की एनर्जी जो पार्टिकल्स में होती है आपके आसपास के सराउंडिंग में जो भी मैटर है उनकी। ओके, नेक्स्ट जो चीज है हम देखेंगे डिफ्यूजन। तो अभी हम एक टर्म की बात कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी से हर चीज जो है वो क्या करती है, जो फ्लूइड चीजें हैं जैसे लिक्विड है वो फ्लो करता है। तो वहां पे एक डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है जो आपको बताती है कि पार्टिकल मोशन में कैसे होते हैं। तो डिफ्यूजन एक टर्म है जो कि हमें बताती है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये क्या करता है, डिफ्यूजन किसकी एक प्रॉपर्टी, किसका आउटकम है, इट इज एन आउटकम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, मैटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वो क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास में लेना है पानी और उसके अंदर डालना है कलर्ड जो है, एक वाटर की ड्रॉप डालेंगे। जैसे आप कोई भी कलर्ड फ्लूइड ले लीजिए, उसकी ड्रॉप डालेंगे, रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल लो। ओके, तो वो अगर हम डालते हैं वो मिक्स हो जाता है थोड़ी देर में, तो वही डिफ्यूजन है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, क्या किया, पार्टिकल्स खुद से मिक्स हो गए हैं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप से दो चीजें अगर मिक्स हो जाती हैं उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये तो हमने बात करी लिक्विड की। गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस के केस में जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखते हैं। व्हेन द परफ्यूम बॉटल इज ओपनड, क्या करते हैं, हम एक कमरे के कोने में परफ्यूम का एक बॉटल ओपन करते हैं और वहां पे हमने देखा कि हमने अगर वहां पे स्प्रे किया है तो पूरा रूम, या फिर रूम फ्रेशनर है वो पूरा रूम में वो फ्रेग्रेंस आती है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, आपने तो हर जगह जाके मिक्स नहीं किया एयर को, है ना, ऐसे चम्मच लेके एयर को, है ना, ऐसे तो मिक्स नहीं कर सकते। तो आपने कैसे मिक्स, आपने तो किया नहीं, क्या हुआ, पार्टिकल्स अपने आप ही ट्रैवल करके गए। किचन में खाना बन रहा होता है, आप तक उसकी स्मेल आ जाती है। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो खाने की स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो ट्रैवल करके आप तक आती है। ओके, तो ये क्या करते हैं, इसलिए हमें यहाँ से एक चीज पता चलती है कि पार्टिकल्स में एक एनर्जी होती है, जिस काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे थे उसी का आउटकम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो गया इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, दो अलग अलग मैटर है और उनके पार्टिकल अपने आप मिक्स कर रहे हैं, तो वो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो एग्जाम्पल पढ़े कि पहला एग्जाम्पल लिक्विड्स में कैसे होता है, लिक्विड्स के पार्टिकल कैसे मिक्स करते हैं हम, दो लिक्विड्स को अगर डिफरेंट कलर्स के लिक्विड को अगर डालते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। और गैसेस में हमने देखा यहाँ पे परफ्यूम बॉटल और यू कैन से अगरबत्ती अगर आप जलाते हैं या फिर खाने की जो स्मेल है वो आप तक पहुंच जाती है। ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का हमने एग्जांपल देख लिया है, डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट, ओके, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस फॉर रेगुलर अपडेट्स। यू कैन प्रेस द बेल आइकन्स एंड you can also join our YouTube channel that is @Ved Sciences। अगर हम देखेंगे इस तरीके से हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको ज्वाइन करने पे मिलेंगे सारे एनटीएससी का मटेरियल। ओके, एनटीएससी का मटेरियल मिलेगा, एनएससी जेएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी सारे भी आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, @Ved Sciences हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पूरा मटेरियल मिल सकता है। तो प्लीज बी अपडेटेड एंड सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल। ऑलराइट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ये क्या है, मैटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आफ्टर काइनेटिक एनर्जी। ओके, दिस इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ऑलराइट, तो ये क्या कहते हैं कि जैसे हमने जब दीवार में जब हम बनाते हैं ब्रिक से, तो आप उसके अंदर भी कुछ ग्लू करने के लिए कंक्रीट और सीमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ताकि वो पार्टिकल पास पास रहे। तो ऐसे ही कोई भी मैटर अगर फॉर्म होता है तो उसके भी पार्टिकल्स को पास पास रखने के लिए वहां पे एक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, एक दूसरे को बांधे रखने के लिए एक फोर्स एक्ट करता है, उसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं। मैटर की एक प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन।
ओके तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमारा पॉइंट है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो पास में है। अब देखो सॉलिड कोई चीज है उसके पार्टिकल बहुत पास पास है, लिक्विड के थोड़ा दूर मोशन में है, और गैसेस के पार्टिकल बहुत फ्लो करते हैं। ओके ये जो है प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सॉलिड लिक्विड और गैसेस को। अभी हम पढ़ लेते हैं ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस है ये किस किस तरीके के होते हैं और कैसे ये एक्ट करते हैं और कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच बाइंड देम टुगेदर। क्या किया कि जैसे कि हमने कहा आपके आसपास हर एक चीज मैटर है और वो मैटर पार्टिकल से मिलके बनी है। अब वो पार्टिकल किसी ग्लूड अप भी होंगे, कोई चीज होगी, कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से वो ग्लूड अप होंगे, जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से, उसी को अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके का ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। कैसे दो तरीके का होता है? फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स एंड सेकंड इज एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ये दोनों के दोनों फोर्सेस को जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए हैं अभी, ये कौन से होते हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव? तो कोहेसिव इज within the particle of same type of matter and adhesive is within the particle of different type of matter। अगर सेम पार्टिकल लिए, हमने दो मैटर लिए हैं डिफरेंट टाइप के, लाइक आपने देखा होगा आप ग्लास के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स चिपके हुए रह जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है अपने आप ही अगर पानी में ग्लास में पानी है और आप उसको देखते हैं तो बहुत ड्रॉपलेट्स चिपके रह जाते हैं। ठीक है और वही पानी अपने दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ भी जुड़ा रहता है। तो क्या है कि जब वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से आप जब ग्लास को पोर करते हैं तो पूरे सारा पानी एक साथ चला जाता है। ठीक है तो वो क्यों जाता है? क्योंकि उनके आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस है। तो वो फोर्सेस को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। आपस के जो फोर्सेस होते हैं उनको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस, यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंसेस कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। एंड एडहेसिव इज व्हाट? पानी की जो ड्रॉपलेट्स चिपकी रह जाती हैं ग्लास के वॉल पे, उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। तो हमने दो अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ा, फर्स्ट इज कोहेसिव, सेकंड इज एडहेसिव। एडहेसिव होता है दो चीजें जब आपस में चिपकती हैं तो वहां पे कौन सा फोर्स काम करता है? एडहेसिव। कोहेसिव है आपस में ही एक दूसरे से जो बने रहते हैं वो क्या होते हैं? एडहेसिव। जस्ट लाइक योर फैमिली, आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका रिलेशन है वो विद इन अ फैमिली रिलेशन है। ठीक है तो हम उसको कह सकते हैं कोहेसिव फोर्स की तरह काम करता है विद इन अ फैमिली। ठीक है आपके जो रिलेटिव्स है उनके साथ क्या है? आपका रोज का रिलेशन नहीं है उनके साथ, आपके जो रिलेटिव्स है उनको हम एडहेसिव कहेंगे कि किसी दूसरी फैमिली के साथ आपके जो रिलेशन है। ओके तो आपके रिलेटिव्स आपसे किस फोर्स से जुड़े? एडहेसिव फोर्स से। और आपकी फैमिली के अंदर जो एक फोर्स एक्ट करता है वो क्या है? कोहेसिव फोर्स। ये जस्ट एक एग्जांपल है। ओके तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम देख सकते हैं कि अलग अलग मैटर में अलग अलग टाइप का और अलग अलग इंटेंसिटी का फोर्स होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पीस ऑफ चॉक लिया, ठीक है, क्यूब ऑफ आइस लिया और आयरन नेल लिया, तीन चीजें लिया हमने। ठीक है चॉक लिया, आइस एंड आयरन नेल लिया, तीनों चीजें ली हमने और हमने उनको क्या किया? बीट करना स्टार्ट किया, उनको मारना स्टार्ट किया, हिट करना स्टार्ट किया। तो हम देखेंगे चौक जो है बहुत जल्दी टूट जाता है, आइस को थोड़ा टाइम लगता है, और आयरन नेल हमारे हिट करने से एज इट इज टूटेगी नहीं, कुछ ज्यादा ही कोई आके तोड़ रहे तो अलग बात है। ठीक है मैं अपनी बात कर रही हूँ। ऑलराइट तो क्या किया हमने? तीन चीजें ली और हमने तीनों को तोड़ के देखा। तो चौक का जो पीस है वो बहुत जल्दी टूट जाता है और आयरन नेल बहुत देर से टूटती है। तो इसके अंदर कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं हम कि इनके जो आपस के फोर्सेस थे, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, दो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन, आपस के जो फोर्सेस थे वो चौक में थोड़े वीक थे और आयरन नेल में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है तो इसीलिए वो इंटैक्ट रहती है, आयरन नेल इंटैक्ट रहती है, अपनी पोजीशन पे रहती है, वो हम तोड़ नहीं सकते नॉर्मल फोर्स लगाने से। ठीक है तो यहाँ पे क्या है, क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है। ऑलराइट और जो कि है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर हमने देख लिया है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं हमारे आसपास जो मैटर प्रेजेंट है। देखिए थोड़ा हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं इसका ऑलरेडी। ठीक है तो देखते हैं द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स एंड फिजिकल फोर्सेस बिटवीन देम डिटरमिन द नेचर ऑफ मैटर। तो क्या है, पार्टिकल का खुद का नेचर और उसके आपस के जो फोर्स काम कर रहे हैं वो दोनों चीजें मिला के
हमें मैटर का नेचर पता चलता है। किस किस चीज से? नेचर ऑफ पार्टिकल एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डिटरमिन द नेचर ऑफ मैटर। अब जैसे कि दो पार्टिकल लिए, उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कुछ अलग स्टेट बनाएगा, अगर बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कुछ अलग, और बीच में कोई रिश्ता नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो एक अलग स्टेट। तो इस तरीके से टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो फर्स्ट 3 जो है ये बेसिक स्टेट ऑफ मैटर है हमारी, दीज आर बेसिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, जो हम यूजुअली देख पाते हैं। बाकी के जो 2 है वो बाद में हमें पता चले थे, जो यूजुअली हम नहीं देख पाते हैं उनको बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और कैसे हम मैटर डिफरेंशिएट होंगे कि ये अब सॉलिड में होगा कि लिक्विड में होगा कि गैस में होगा, उसके लिए 2 फिनोमेना है जो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ पार्टिकल एंड सेकेंड वन इज फिजिकल फोर्सेज बिटवीन देम। फर्स्ट इज नेचर ऑफ पार्टिकल एंड सेकेंड इज फिजिकल फोर्सेज बिटवीन देम। तो ये दोनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे हमारी स्टेट होगी मैटर की। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों से स्टार्ट करेंगे, हमारी जो 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हम प्लाज्मा एंड बीईसी पढ़ेंगे। यूजुअली देखो प्लाज्मा और बीईसी से कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता है, बट यू शुड नो अबाउट प्लाज्मा ए बिट। और बीईसी बहुत लेट डिस्कवर हुआ है, इसकी कोई ज्यादा स्टडीज हमारे पास नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा कुछ एक्सटेंट तक हमें पढ़ना है, उसको हम अच्छे से देखेंगे। बीईसी की ज्यादा स्टडीज नहीं है तो उन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्टेट ऑफ मैटर है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बेसिक स्टेट ऑफ मैटर क्या है, डिपेंड्स अपॉन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अभी हमने देखा, एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। तो 2 चीजें हमने देखी, एक तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि 2 पार्टिकल को जोड़ के रखने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है, और एक है काइनेटिक एनर्जी कि 2 पार्टिकल में कितनी एनर्जी है कि वो दूर दूर भाग सके। मतलब 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उन दोनों का जो बैलेंस आएगा हर पार्टिकल में, उनके हिसाब से उनकी स्टेट डिफाइन हो जाएगी। लेट्स से किसी मैटर में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए, तो वो मूव करेंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। और जिसके अंदर पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो पार्टिकल एक जगह इंटैक्ट रहेंगे। तो हमारे पास 2 फोर्सेस है जिसकी वजह से हम तो तीनों जो स्टेट्स है उनको डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पास रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि उनको दूर रखती है। तो एक फोर्स पास लाना चाह रहा है, एक फोर्स दूर ले जाना चाह रहा है, उन दोनों का काउंटर जहां पे होगा, उन दोनों का जो ओवरकम होगा वहां पे, सॉरी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वहां पे हमारी एक स्टेट डिफाइन होगी। उस स्टेट में हम देखेंगे कि अभी इनके पार्टिकल कितने मोशन में है, ठीक है। तो तीनों स्टेट है हमारी, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। सॉलिड क्या है, सॉलिड में मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकल क्या है, पास पास है, तो मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करके रखेंगे तो उनके बीच में स्पेस तो बचेगा ही नहीं, बिल्कुल पास पास आ गए, तो स्पेस क्या होगा, मिनिमम होगा। लिक्विड स्टेट जो है उनमें थोड़ा कम होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वहां पे क्या है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, सॉरी, सॉलिड से थोड़ा कम होता है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो गैसियस स्टेट है वहां पे क्या है, द स्टेट इन विच मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे में अट्रैक्शन ना के बराबर है, तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस, स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या कैसे किया हमने, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्पेस कम होगा, अट्रैक्शन नहीं है बिल्कुल भी तो पार्टिकल बहुत दूर दूर रहेंगे। तो गैस के लिए क्या समझ में आया हमें कि पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर रहते हैं, और सॉलिड के लिए पार्टिकल बिल्कुल पास पास रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनके मोशन के लिए, यानी इनको दूर रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ सॉलिड स्टेट की बात करेंगे।
मैटर हो गया। अच्छा, ये जो मैंने अभी कराया है मैटर के जो वो कराए हैं, प्रॉपर्टीज कराए हैं, ये आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैटर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैटर। अभी जो हमने कवर किया है इसमें से एनटीएससी का बहुत कम पोर्शन आता है, बट यू शुड नो दिस बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ योर केमिस्ट्री। आप यहाँ से अपने कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, आप सिर्फ एनटीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से हम कंसेप्ट बिल्ड करेंगे और जब हम एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए सारी प्रॉपर्टीज हमें दिमाग में रखनी जरूरी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो उसकी शेप जो है फिक्स रहेगी, जैसा आपने रख दिया वैसा ही रहेगा। आपने क्यूब लाके रखा है, आपने कोई बॉक्स रूम में लाके रखा, थोड़ी देर में जाके देखो मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। आपका बेड था रेक्टेंगुलर शेप का, पड़ा पड़ा फ्लैट हो गया, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। ठीक है, वो जमीन को ही चिपक गया पूरा, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, वो मेल्ट होके शेप चेंज कर लिया उसने, ऐसा भी नहीं होता। तो शेप क्या होती है, जैसा एक सॉलिड था वो हमेशा सदियों तक ऐसा ही रहेगा जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे, क्योंकि उसकी एक फिक्स शेप होती है और एनर्जी उसमें होती नहीं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती नहीं, कम होती है। वो बस वहीं पे पड़ा पड़ा उसके पार्टिकल वहीं पे रखे रखे वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पे। ठीक है, तो सिंस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड इज रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे मूवमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, इसीलिए जो पार्टिकल्स है उनकी जो शेप है वो फिक्स रहती है, क्योंकि कोई कहीं जा ही नहीं सकता, जैसा आपने रख दिया वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन, जहां पे रखे हैं वहीं पे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ये वाइब्रेशंस को आप फील भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कुछ ऑब्जेक्ट्स में, अदरवाइज नहीं होता। जैसे कि अगर कहीं दूर आपके एक सॉलिड पे कहीं दूर कोई चीज रखी वाइब्रेट करे तो आपको भी वाइब्रेशंस फील होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो है वो उस वाइब्रेशन को कैरी आउट करके लेके आ रहे हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, वेरी लेस एंड हेंस सॉलिड हैज अ डेफिनेट और फिक्स्ड शेप। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉलिड जो है उसके पार्टिकल जो यहाँ पे रखे हुए हैं वो सब एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं, उनके बीच में स्पेस भी है पर बहुत कम। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल पास पास रखे हुए हैं और एक दूसरे से एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, ये कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। लिक्विड के पार्टिकल जो हैं उनमें अट्रैक्शन है बट इतना ज्यादा नहीं है, वो क्या है, दूर दूर है, उनके बीच में गैप है थोड़ा बहुत, एज यू कैन सी हियर थोड़ा गैप है इनके बीच में, और ये गैप होने की वजह से मतलब क्या है, इनका अट्रैक्शन फोर्सेस कहीं ना कहीं सॉलिड से कम है। गैसेस के पार्टिकल जो है ये तो एक जगह रुक ही नहीं रहे हैं, ये तो चले जा रहे हैं, ये तो सारे चले जा रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। ठीक है, दे आर इन मोशन और इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंप्रेसिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हमारे पास एक सॉलिड का। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि जो सब्सटेंस हमारे पास है उसका कुछ वॉल्यूम है और अगर हम उसके ऊपर कोई भी प्रेशर अप्लाई करें और किसी तरह वो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर इफ वी कैन डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एनी मैटर, it is compressibility. So we can say solids have negligible compressibility because there is very little space between particles. तो क्या होता है, वो क्या होती है, प्रेशर अप्लाई करके अगर हमने उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो वो कंप्रेसिबल है। तो सॉलिड में तो ऐसा केस नहीं, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल ऑलरेडी पास पास है, आप कितना मर्जी प्रेशर लगा लो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास है वो, और पास तो नहीं आ सकते। ठीक है, एक दूसरे में कोलैप्स तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, मिनिमम जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो रखेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है यहाँ पे शोज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस आफ्टर ऑल्टरिंग द प्रेशर ऑन इट। प्रेशर चेंज कर दिया तो वहां पे अगर उस सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। लेट्स से यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे ये हाई डेंसिटी का सब्सटेंस है, ये लो डेंसिटी का सब्सटेंस है। इसमें क्या है, डेंसिटी मतलब हमें आगे डेंसिटी करने वाले हैं, तो इसमें क्या है, पार्टिकल जो आप देख रहे हैं उनके बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स में स्पेस है, इसमें बहुत कम स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप प्रेशर अप्लाई करेंगे ये और नीचे नहीं जाएगा और ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि ऐसा जो हमारे पास फिनोमेना है जिससे हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, और सॉलिड में ये पॉसिबल नहीं है। गैसेस के पार्टिकल दूर रहते हैं तो गैसेस में मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है।
ठीक है। तो दिस इज इट फॉर कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट हम इसका एक्सेप्शन भी जो है वो क्या है, स्पॉन्ज और पीस ऑफ ब्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्शन जो है कंप्रेसिबिलिटी का है, दैट इज स्पॉन्ज। अब कहेंगे स्पॉन्ज जो है वो भी एक सॉलिड है बट वो कंप्रेसिबल होता है, और मैंने तो कहा है सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है। बट जो स्पॉन्ज है या फिर ब्रेड है वो क्यों कंप्रेसिबल होते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि स्पॉन्ज के बीच में एयर फिल्ड होती है, वो पूरा सॉलिड नहीं होता। स्पॉन्ज के बीच में पोर्स होते हैं और उन पोर्स के बीच में एयर होती है, जैसे ही हम प्रेस करेंगे वो एयर वहां से निकल जाती है, ठीक है। तो पार्टिकल्स उसके पास पास आ जाते हैं। अदरवाइज कोई भी सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट रिजिडिटी। रिजिडिटी हम देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी से ही कहीं ना कहीं रिजिडिटी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? कोई चीज अगर बहुत ज्यादा पास पास है, किसी के पार्टिकल बहुत पास है, उनके बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं रिजिडिटी से होता क्या है। ड्यू टू द पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड्स हैव रिजिड स्ट्रक्चर। तो हमने ये तो देख लिया सॉलिड्स का जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। ओके, तो मेंटेन देयर स्ट्रक्चर है, कैसे वो मेंटेन कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, एक पीस लिया हुआ हमने एक सॉलिड का और उस पे हमने प्रेशर लगाया, उसकी शेप एज इट इज है, बट दूसरा जो हमने यहाँ पे सब्सटेंस लिया है ये अपनी शेप चेंज कर पा रहा है। तो हमने कहा सॉलिड यूजुअली रिजिड होते हैं, उनके अरेंजमेंट जो है बहुत ही पैक्ड अरेंजमेंट है इसलिए रिजिड होते हैं। बट उसका जो एक्सेप्शन है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये क्या है? रबर। रबर क्या है? इट कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग बट रीगेन्स द सेम शेप व्हेन एक्सेसिव फोर्स इज रिमूव्ड। ओके, तो क्या कहते हैं, रिजिडिटी जो है वो किसी भी सब्सटेंस की अपनी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है कि कौन कितना रिजिड है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट, तो हाँ इसमें क्या है, सेकंड जो चीज है वो ये है कि जो दूसरा सब्सटेंस है वो रिजिड नहीं है, वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या है, यहाँ पे रिजिडिटी कम है। तो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट टर्म्स हो गई यहाँ पे। इसको इलास्टिसिटी भी हम बोलते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्या है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं फोर्स अप्लाई करने पे, बट वो वापस रीगेन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उस पे नहीं जाना है हमें, रिजिडिटी हमने देखनी है, सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर होता है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम लगती हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है और रिजिडिटी क्या है। रिजिडिटी भी है कि अपना जो शेप मेंटेन करना, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हम कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि अगर हमने किसी सब्सटेंस पे फोर्स लगाया है तो वो उस फोर्स के साथ कितनी देर तक विदस्टैंड कर सकता है, कितनी देर तक उसको बेयर कर सकता है। लेट्स से हमारे पास एक पेन है, नॉट दिस पेन, कोई अगर लेट्स से हम चौक लेते हैं, उस पे फोर्स लगाया, वो वहीं के वहीं ब्रेक हो गया, ठीक है। ऑल्दो उसकी जो शेप है वो रिजिड है, अगर चौक को आप रखा रहने दोगे तो वो सदियों तक ऐसे ही रखा रहेगा, अपनी शेप को मेंटेन करके रखेगा, वो रिजिड है अपनी शेप को लेके, ठीक है। बट अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो अपनी शेप को कितना मेंटेन कर सकता है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना फोर्स झेल सकता है, ठीक है, वो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे? एबिलिटी टू विथस्टैंड ऑन एन अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर एंड डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। कि हम ये बात करेंगे सॉलिड्स की ही एक प्रॉपर्टी है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कि कोई भी सॉलिड पे हम कितना फोर्स लगाएं कि वो उसको झेल सकता है, ठीक है। लिक्विड में तो बिल्कुल भी नहीं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, गैसेस का तो भूल ही जाओ। तो सॉलिड्स की हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है क्योंकि उनकी पैकिंग बहुत रिजिड है, वो अपनी जगह पर रिजिड है, बट फिर भी उस रिजिडिटी में भी उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे के साथ कितना अट्रैक्टेड हैं, जिसकी वजह से हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो भी उसे नहीं तोड़ पा रहा है। तो हर पार्टिकल की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? उनके पैक्ड स्ट्रक्चर पे, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो यूजुअली सॉलिड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बट अगेन ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है डेंसिटी। डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? लेट्स से हमारे पास एक बॉक्स है, दो बॉक्स हमने लिए यहाँ पे, तो एक में हमने हमारे जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं लाइक दिस, ऑलराइट, तो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। और यहाँ पे क्या है,
यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई है, पार्टिकल दूर दूर है। ठीक है, तो इस दोनों केसेस में हम देखेंगे, दोनों केसेस में देखेंगे कि यहाँ पे जो है बॉक्स, उसका वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, इसका लेट्स से वी वॉल्यूम है, दोनों का वी वॉल्यूम है, बट मास अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा है तो उनका मास ज्यादा होगा, और यहाँ पे मास कम होगा, लेस अमाउंट ऑफ, यहाँ पे कोई भी चीज का सब्सटेंस का लेस अमाउंट है। तो सेम वॉल्यूम में कितना ज्यादा अमाउंट हम रख सकते हैं, कितना ज्यादा मास हम रख सकते हैं, मास हमने बताया था अमाउंट होता है, तो सेम वॉल्यूम में कितना अमाउंट हम एक चीज का रख सकते हैं, उससे उसकी डेंसिटी का पता चलता है। अगर सेम वॉल्यूम में, आपने बहुत बार सुना होगा ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों से पूछते रहते हैं कि हमने एक वॉल्यूम लिया, लेट्स से हमने एक पैकेट लिया है जिसमें हमने एक में पत्थर डाले और एक में कॉटन डाला हुआ, दोनों का वॉल्यूम सेम है ना, तो कौन ज्यादा भारी होगा। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है जो बच्चों से पूछा जाता है कि दोनों में सेम वॉल्यूम तो हमें दिख रहा है बट उसका अमाउंट अलग है, वो किस पे डिपेंड किया, डेंसिटी पे। तो डेंसिटी ने क्या कहा कि मास किस में ज्यादा है, उसी के हिसाब से हम जज करेंगे कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम में जिसका ज्यादा मास उसकी ज्यादा डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, कॉर्क है, एक सॉलिड है और एक रॉक है, कॉर्क है और एक रॉक है, तो दोनों में से एक जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा है और एक जो है पानी के अंदर डूब चुका है। तो इस चीज का मतलब क्या है कि जो दोनों का शेप भी ऑलमोस्ट सेम है, कि सेम वॉल्यूम के अंदर किसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जिसका मास कम है वो ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी कम है। तो क्या है, डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड आर वेरी, सॉलिड इज वेरी हाई बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब ये कोर्क जो है इसमें ऐसा क्या हुआ कि अभी तक तैर रहा है। ठीक है, और एक और भी एग्जांपल अगर हम आपको बोले कि जो वुडन ब्लॉक है, एक अगर हम ड्राई वुड लेते हैं, ठीक है, वो पानी के ऊपर रखते हैं वो फ्लोट करती है, बट अगर हम एक गीली गीली लकड़ी लेते हैं या फिर एक फ्रेश अभी हमने कट किया है पेड़ को उसकी लकड़ी लेते हैं, वो पानी में डूब जाती है, दोनों में डिफरेंस है। क्या रीजन है इसके पीछे कि जो सूखी लकड़ी है वो पानी पे फ्लोट करती है और गीली लकड़ी जो है डूब जाती है। वही सेम सेम केस हमारा कॉर्क के साथ भी है कि कॉर्क का भी वही है, इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनके अंदर एयर फिल्ड होती है, तो उसी शेप में इसका कम मास है, आधा मास किसका है, एयर का है। ठीक है, तो सेम केस वही होगा, जो एक सूखी लकड़ी है उसके अंदर जो फाइबर, जो जाइलम फ्लोएम बने होते हैं वो खाली होते हैं, उनमें कोई फ्लूइड नहीं होता है, उनमें एयर होती है, और जो गीली लकड़ी है उनमें फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, तो क्या है जो सूखी लकड़ी है उसका मास अल्टीमेटली कम हो गया क्योंकि वहां पे एयर फिल्ड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि एक में जो है एयर फिल्ड है, मास कम हो चुका है उसका, और दूसरे में क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड है, यानी कि गीली लकड़ी में क्या है, कोई लिक्विड भरा हुआ है वहां पे। तो यहाँ से हमें पता चलता है डेंसिटी जो है सॉलिड्स की ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल पास पास भी होते हैं। जो एक्सेप्शन आपने देखा जस्ट लाइक कॉर्क और सूखी लकड़ी का जो सॉलिड लिया हमने, उनका एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि उनके अंदर एयर फिल्ड होती है, इसलिए उनका मास कम होता है, और मास कम होने की वजह से उनकी अल्टीमेटली डेंसिटी कम हो जाती है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये यहाँ से हम एक चीज समझने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको काम आएगी, कि सॉलिड्स जो हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में पैक्ड है, बिल्कुल इंटैक्ट है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे इंटैक्ट स्ट्रक्चर में वो क्या हो रहा होगा, वो स्ट्रक्चर सेम सेम रिपीट हो रहा होगा। जैसे हम जब दीवार बनाते हैं, एक पूरी वॉल जब हमने बनाई तो ब्रिक्स को बार बार रिपीट किया था। ठीक है, तो बिल्कुल पास पास ब्रिक्स रखी हुई थी और रिपीट होकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज वॉल। तो ऐसे ही हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना है, ये सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि कोई भी सॉलिड जब हम लेते हैं, कोई भी सॉलिड, उसके पार्टिकल पास पास है, अब वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उस एक पैटर्न को, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक सॉलिड लिया है, क्यूब हमने लिया जिसमें सॉलिड है, और उसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक क्यूब जो है वो बहुत छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं उसके, एक क्यूब में बहुत छोटे छोटे क्यूब्स रखे हुए हैं। ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार बार रिपीट हो रहा है वही पैटर्न। ठीक है, एक वही क्यूब है जो छोटे छोटे क्यूब बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे क्यूब्स जो हैं इनमें बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्यूब्स रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है ये क्यूब और किस तरीके से हम इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक चीज होती है लैटिस, जो आपको टर्म डिफाइन करनी है हमें आज। तो लैटिस एक 3D अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। लैटिस क्या है, इट इज अ 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। 3D अरेंजमेंट है स्पेस,
दिस एक्सप्लेन्स व्हाई सॉलिड्स हैव रेगुलर ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, तो क्या है, कोई भी जब सॉलिड बनता है, कोई भी जब सॉलिड जो बनता है उसमें क्या है, एक पैटर्न है, एक रेगुलर पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। जैसे वॉल बनाने में ब्रिक रिपीट हो रही है, तो हम एक ब्रिक को एक लेटिस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि बहुत सारे सॉलिड जो हैं, सॉलिड दो तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन भी होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कहा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि बहुत सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी होता है, एक अमोर्फस सॉलिड भी होते हैं। ठीक है, एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड भी है और क्रिस्टल सॉलिड भी है। तो कहते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं सॉलिड के जो एक रेगुलर अरेंजमेंट को, एक फिक्स अरेंजमेंट को, एक आइडियल बच्चे की तरह जैसे एक अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे और वो सेम अरेंजमेंट बार बार फॉलो होगा। ठीक है, तो वो बना क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या है, आपने बहुत सारे पार्टिकल लिए, उनको ऐसे लड्डू बनाने की तरह इकट्ठा किया और बना के लड्डू रख लिया, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे अगर आप एक वॉल बनाते हो, अगर आप ऐसे इकट्ठा कर करके पार्टिकल को वॉल बनाओगे तो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो नहीं कर रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इरेगुलर है, तो वो ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा। आप ऐसे ढेर बना बना के पूरी दीवार खड़ी नहीं कर सकते, बट ऐसे ढेर बना के आप छोटी स्पीशीज, छोटे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बॉल बनाया, जैसे आपने लड्डू बनाया, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी छोटा स्ट्रक्चर बन सकता है एक इरेगुलर अरेंजमेंट से। बट आपको अगर ऊंची दीवार खड़ी करनी है तो एक रेगुलर अरेंजमेंट को फॉलो करना होता है। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल भी है कि अगर हम अपने डेली आइडियल रूटीन को फॉलो करते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, और इरेगुलर अगर हम कोई भी चीज को कर रहे हैं तो वो ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है, ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा कोई भी इरेगुलर अरेंजमेंट। जस्ट लाइक सॉलिड्स, कोई भी इरेगुलर तरीके से आपने बस पार्टिकल्स को लिया और एक ढेर बना दिया, है ना, आपने ब्रिक्स ली, बहुत सारी ईंटें ली और उनका एक ढेर बना दिया, उससे दीवार नहीं बनेगी, उसके लिए आपको उनको अरेंज करना होगा। ठीक है, तभी वो एक पूरी दीवार बनेगी। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी एक सॉलिड एक रेगुलर अरेंजमेंट को फॉलो करता है, उसी को रिपीट करता रहता है बार बार, तो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट जो बना उसको बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, तो जो भी सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि इनका एक सॉलिड्स का एक प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी की, सॉलिड्स जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने कहा इस पोर्शन से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी में, बट स्टिल ये आपका फाउंडेशन है इस पूरी केमिस्ट्री का। पूरी केमिस्ट्री जब हम करने वाले 9th-10th में, उसका फाउंडेशन, उसका स्टार्टिंग है, एक इमेजिनेशन लेके जब तक माइंड में चलोगे तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी। जिस दिन आपने सिर्फ देखा कि ये टॉपिक एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है सीधा वो पढ़ने जाओगे तो आपके आधे कंसेप्ट मिस हो जाएंगे। हो सकता है आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, वो क्वेश्चन भी कर दो, पर आप लॉन्ग टर्म में केमिस्ट्री कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इमेजिन करना नहीं शुरू करेंगे केमिस्ट्री डे बाय डे डिफिकल्ट होगी। बहुत इजी लगती है केमिस्ट्री 9th और 10th के लेवल के बच्चों को, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी, यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं। 9th में फिर भी एक चैप्टर जो है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें थोड़ा आपको डर लगेगा, बट फिर भी आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इजी है केमिस्ट्री। 10th में आके और भी इजी हो जाएगी केमिस्ट्री, 9th से भी ज्यादा इजी केमिस्ट्री 10th की है। बट आपको जब आगे जाके दिखेगा केमिस्ट्री जो विकराल रूप ले लेती है, ठीक है, और जिससे सब डरते हैं, उससे बचने के लिए क्या है, अभी से जब भी केमिस्ट्री पढ़ो उसको इमेजिन करो, अपने आसपास की चीजों में देखो उसको, केमिस्ट्री हर जगह अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है फर्स्ट, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम है, तो एग्जाम्पल किसका है, बट हमने अभी तक क्या पढ़ा है, सॉलिड, और सॉलिड में क्या होता है, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम, दोनों चीजें फिक्स होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जिसका नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ऐसा क्या है, लिक्विड स्टेट जो है उनका होता है, शेप नहीं होती लिक्विड की, कोई शेप नहीं होती, बट उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। तो यहाँ से हमें देखना है कि लिक्विड कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे केरोसिन जो है हमारा लिक्विड है जिसकी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि लिक्विड्स को हम जिस भी सब्सटेंस में, जिस भी वेसल में डालेंगे वो उसी का शेप लेता है, और गैसेस का तो फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता, उसको तो जितना भी वेसल दे दो वो पूरे को भर देता है, थोड़ी सी गैस भी पूरे को भर देगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन, तो पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है, फर्स्ट इज नेचर, सेकंड फिजिकल फोर्सेस, थर्ड काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, बट क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, द आंसर इज नो, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा है, ठीक है, आपके अंदर भले ही कितनी एनर्जी हो, मतलब पार्टिकल में भले ही कितनी एनर्जी हो, बट अगर उसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ जो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं अट्रैक्शन के, ये बहुत ज्यादा, तो वो मूव नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल जो मूवमेंट है वो हर चीज पर डिपेंड करती है, उसका नेचर क्या है,
नेचर क्या है, ठीक है, देन उसके पास हमारे पास फोर्स कौन कौन एक्ट कर रहे हैं, कितना अट्रैक्शन है, और फिर उसकी एनर्जी कितनी है। तो ऑल द फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक स्टेट ऑफ मैटर। तो बेसिक स्टेट मैंने बोला तीन ही है, तीन कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो प्लाज्मा और बीईसी इज नॉट अ बेसिक स्टेट ऑफ मैटर, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर। अब इंटर पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर आयोनिक, या ऑल ऑफ दीज। अब वो डिपेंड करता है पार्टिकल क्या है। पार्टिकल मैंने बताया, पार्टिकल इज एनीथिंग दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, तो तीनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा उन तीनों फोर्सेस को हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैटर इज मेड अप ऑफ। तो ये आपको अच्छे से पता ही है, अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो दिस इज इट फॉर टुडे, कि हमने अभी तक जो किया, मैटर का डेफिनेशन किया है, सॉलिड स्टेट किया है। दिस इज फॉर वन लेक्चर। नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर अपडेटेड रहेंगे चैनल पे, रेगुलर वीडियोज आ रही है हमारे, ठीक है। रेगुलर कोर्स कराया जा रहा है, आपकी बायोलॉजी की क्लास रेगुलर है, आपकी मेथड ये केमिस्ट्री की क्लास रेगुलर है, एसएसटी की क्लास रेगुलर है, तो बाकी क्लासेस भी आपको मिलेंगी। ऑलराइट, तो आप ये चीजों से अपडेटेड रहें, और पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसको आप देखेंगे। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग शैलेश। ऑलराइट, तो ठीक है एवरीवन, प्लीज तो यहाँ पे अपडेटेड रहेंगे बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे यहाँ पे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको भी हम क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। ऑलराइट।